नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। पाकिस्तान की हुकूमत और फौज को कल रात नींद नहीं आई। उनकी पूरी रात इस खौफ में कटी कि कहीं भारत हमला न कर दे। पाकिस्तान की पूरी फौज, पूरी सरकार पूरी रात जागती रही। पीओके से लेकर लाहौर तक, इस्लामाबाद से लेकर कराची तक डिप्लॉयमेंट में लगी रही। पाकिस्तान के एक मंत्री ने तो रात 2:30 बजे मीडिया वालों को उठाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमले की आशंका जताई। पाकिस्तान के नेताओं की हरकतों से पूरे मुल्क में खौफ का माहौल है। मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन भारत में आज एक बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ। नरेंद्र मोदी ने अचानक विरोधी दलों के सियासी मंसूबों पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। मोदी ने जातिगत जनगणना कराने का ऐलान कर दिया। जैसे ही इस फैसले की जानकारी अश्विनी वैष्णव ने मीडिया से शेयर की तो पूरे देश का राजनीतिक माहौल बदल गया। पाकिस्तान की बात गायब हो गई। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव से लेकर अखिलेश यादव तक ज्यादातर नेताओं के चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन सब मोदी को थैंक यू कहने लगे। बिहार में बीजेपी और जेडीयू के नेता जश्न मनाने लगे। जेडीयू ने दावा किया कि प्रधानमंत्री ने नीतीश कुमार की मांग को स्वीकार किया, जातिगत जनगणना का फैसला किया, इसलिए मोदी को धन्यवाद। बिहार बीजेपी के नेताओं ने इस फैसले को सबका साथ, सबका विकास की दिशा में बड़ा कदम बताया, लेकिन तेजस्वी यादव ने कहा यह तो समाजवाद की जीत है। आखिरकार मोदी को झुकना पड़ा। अब वो संख्या के आधार पर आरक्षण का कोटा बढ़ाने, आबादी के हिसाब से लोकसभा विधानसभा में रिजर्वेशन का मुद्दा उठाएंगे। राहुल गांधी जो दावा करते थे कुछ भी हो जाए जातिगत जनगणना करवाएंगे, आज उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। राहुल सिर्फ इतना कह पाए कि मोदी ने कांग्रेस के प्रेशर में कास्ट सेंसस का फैसला किया है। अखिलेश यादव के हाथ से भी पीडीए का मुद्दा निकल गया। मैं आपको राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रशांत किशोर सबकी बात सुनाऊंगा। नरेंद्र मोदी के इस फैसले का बड़ा मतलब क्या है, इसका सियासी असर क्या होगा, मोदी ने अचानक चाल क्यों बदली, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको यह बता दूं कि आज जातिगत जनगणना को लेकर क्या फैसला हुआ, क्या ऐलान हुआ और यह लागू कब से होगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स की मीटिंग हुई। तय हुआ कि जल्दी ही शुरू होने वाले जनगणना के प्रोसेस में जाति भी पूछी जाएगी, जातियों का आंकड़ा भी इकट्ठा किया जाएगा। सीसीपीए की मीटिंग के बाद अश्विनी वैष्णव ने बताया कि जातिगत जनगणना को लेकर सरकार ने जो फैसला किया है वो इस बात का सबूत है कि मोदी सरकार के लिए समाज का हित सबसे पहले है, सर्वोपरि है और उसे लेकर सरकार पूरी तरह कमिटेड है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। यह इस बात को दर्शाता है कि वर्तमान सरकार देश और समाज के सर्वांगीण हितों और मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध है। जैसे कि पहले भी जब समाज के गरीब वर्गों को 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया, तब भी समाज के किसी घटक में तनाव उत्पन्न नहीं हुआ था। अश्विनी वैष्णव ने इस मुद्दे पर सियासी बात भी की, कांग्रेस और दूसरे विरोधी दलों का इतिहास याद दिलाया। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने ही जातिगत जनगणना बंद की थी, फिर सियासी फायदे के लिए कांग्रेस की सरकार ने ही कास्ट सेंसस करवाया, लेकिन उसका डेटा जारी नहीं किया। इसके बाद राज्यों में कांग्रेस की सरकारों ने कास्ट सर्वे का दिखावा किया। अश्विनी वैष्णव ने कहा चाहे कांग्रेस हो या फिर इंडिया अलायंस के दूसरे दल, सबने जाति जनगणना की बात सिर्फ वोटों के फायदे के लिए की, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पक्का फैसला लिया है कि जातिगत जनगणना होगी और इसके फिगर्स भी सामने आएंगे। आप सब जानते हैं कि कांग्रेस की सरकारों ने आज तक जाति जनगणना का विरोध किया है। आजादी की बाद की सभी जनगणनाओं में जातियों की जनगणना नहीं की गई। 1947 के बाद से अगर देखें हम, वर्ष 2010 में
तत्कालीन प्रधानमंत्री दिवंगत डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने लोकसभा में आश्वासन दिया था कि जाति जनगणना पर कैबिनेट में विचार किया जाएगा। तत्पश्चात एक मंत्रिमंडल समूह का भी गठन किया गया था, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, जिसमें अधिकांश राजनीतिक दलों ने जाति आधारित जनगणना की संस्तुति की थी। इसके बावजूद कांग्रेस की सरकार ने जाति जनगणना के बजाय एक सर्वे कराना ही उचित समझा। उस सर्वे को सभी SECC के नाम से जानते हैं। इस सब के बावजूद कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दलों ने जाति जनगणना के विषय को केवल अपने राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग किया। हालांकि कई राज्यों ने सर्वे के माध्यम से जातियों की जनगणना की है। जहां कुछ राज्यों ने यह काम सुचारू रूप से संपन्न किया है, वहीं कुछ अन्य राज्यों ने राजनीतिक दृष्टि से और गैर पारदर्शी ढंग से सर्वे किया है। इस प्रकार के सर्वे से समाज में भ्रांति फैली है। इन सभी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए और यह सुनिश्चित करते हुए कि हमारा सामाजिक ताना बाना राजनीति के दबाव में न आए, जातियों की गणना एक सर्वे के स्थान पर मूल जनगणना में ही सम्मिलित होनी चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि समाज आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से मजबूत होगा और देश की प्रगति भी निर्बाध चलती रहेगी। हालांकि जैसे मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना का ऐलान किया, इसे लेकर क्रेडिट की होड़ शुरू हो गई। लालू यादव की आरजेडी, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, राहुल गांधी कांग्रेस जैसी तमाम पार्टियों ने कहना शुरू कर दिया कि वो लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। सरकार ने यह फैसला उनके दबाव में आकर लिया है। इस मुद्दे पर सबसे पहला रिएक्शन लालू यादव का आया। उन्होंने कहा, जातिगत जनगणना की बात सबसे पहले उन्होंने की थी। संयुक्त मोर्चा की सरकार के वक्त 1996-97 में 2001 के सेंसस में जातिगत जनगणना का फैसला लिया था, लेकिन बीजेपी की सरकार ने उस फैसले पर अमल नहीं किया। लालू ने ट्विटर पर लिखा, 2011 में उन्हीं की मांग पर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कास्ट सेंसस का भरोसा दिया था। लालू यादव ने कहा कि देश में सबसे पहले कास्ट सर्वे बिहार में उस जमाने में हुआ जब महागठबंधन की सरकार थी। तेजस्वी डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। इसके बाद तेजस्वी सामने आए। तेजस्वी ने दावा किया कि नरेंद्र मोदी ने कास्ट सेंसस का फैसला बिहार के चुनाव को देखते हुए किया है, लेकिन बिहार की जनता असलियत समझती है। तेजस्वी ने कहा कि जातिगत जनगणना का फैसला समाजवाद की जीत है। आरजेडी और इंडिया अलायंस के प्रेशर में मोदी को झुकना पड़ा। अब उनकी पार्टी जातियों की आबादी के हिसाब से लोकसभा और विधानसभाओं में आरक्षण की मांग करेगी। देखिए, ये हम लोगों की 30 वर्ष पुरानी मांग रही है और ये हमारे पुरखों की जीत है, समाजवादियों की जीत है, लालू जी की जीत है। हम पूरे बिहार के सभी दल के लोगों को लेकर के प्रधानमंत्री जी से मिलने गए थे, तब प्रधानमंत्री जी ने मना कर दिया था। पार्लियामेंट में इनके कई केंद्र मंत्रियों ने मना किया, लेकिन आज हम लोगों की ताकत देखिए, समाजवादियों की ताकत देखिए कि इनको हमारे ही एजेंडे पर जो है काम करना पड़ रहा है। तो अब हमारी अगली लड़ाई ये होगी कि जब ये जनगणना होगी जिसमें इंक्लूड किया जाएगा कास्ट सेंसस का भी, तब उसके बाद जब नतीजे आएंगे तो पूरे देश में और पूरे देश के जो विधानसभा चुनाव में हमारी मांग रहेगी कि पिछड़ों और अति पिछड़ों के लिए भी, जैसे दलित और आदिवासी भाइयों का आरक्षित सीटें हैं, उसी प्रकार से पिछड़ों और अति पिछड़ों का भी जो है आरक्षित सीटें जो है वो करनी पड़ेगी। ये सही है कि बिहार में जिस वक्त कास्ट सर्वे हुआ था उस वक्त महागठबंधन की सरकार थी। तेजस्वी डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। इसलिए जैसे ही तेजस्वी ने जाति जनगणना के इशू पर क्रेडिट लेने की कोशिश की तो जेडीयू के नेता और केंद्रीय सरकार में मंत्री ललन सिंह ने तेजस्वी को याद दिलाया, वो ये न भूलें जिस वक्त बिहार में कास्ट सर्वे का फैसला हुआ था उस वक्त सरकार के मुखिया नीतीश कुमार थे। ललन सिंह ने कहा कि जातिगत जनगणना को लेकर कांग्रेस के नेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि जब उनकी सरकार थी तब
जातिगत जनगणना क्यों नहीं हुई? कांग्रेस पार्टी कभी इसके प्रति गंभीर नहीं रही। 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लोकसभा में आश्वासन दिया था। उसके बाद उन्होंने एक सब कमेटी भी बनाया। उस सब कमेटी ने भी इसकी संस्तुति की थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकार ने जाति आधारित जनगणना कराने के बजाय सामाजिक और आर्थिक स्थिति का सर्वेक्षण कराया, सर्वे कराया, और उस सर्वे का रिपोर्ट भी आज तक जारी नहीं हुआ। वो उनके लॉकर में बंद रह गया। अब कुछ दिन से इधर जो कांग्रेस पार्टी के अभी जो नेता हैं वो जाति आधारित जनगणना की मांग कर रहे थे, जातीय जनगणना की मांग कर रहे थे। ये सब दिखावा था, वो राजनीतिक इस्तेमाल के लिए करते हैं, वो उसका राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं और समाज में तनाव पैदा करना चाहते हैं ये सब को लेके, ये सब बोल के। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो शासिक कदम आज लिया है, इससे समाज में समरसता आएगी। अब मैं आपको कास्ट सेंसस के फैसले पर कांग्रेस का रिएक्शन सुनवाता हूं। राहुल गांधी ने कहा है कि वो नरेंद्र मोदी के इस फैसले का स्वागत करते हैं। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस ने पूरे देश में इस मुद्दे को उठाया, इसीलिए नरेंद्र मोदी जातिगत जनगणना कराने के लिए विवश हुए। राहुल ने कहा जब मोदी सरकार को टाइमलाइन के सामने रखनी चाहिए और ये बताना चाहिए कि कास्ट सेंसस कब होगा, कैसे होगा और उसके नतीजे कब तक आएंगे। नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि सिर्फ 4 जाते हैं, सडनली कास्ट सेंसस का अनाउंसमेंट किया। हम इसको सपोर्ट करते हैं, पूरी तरह सपोर्ट करते हैं, मगर हम टाइमलाइन चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं ये कब तक होगा। ये सिर्फ दबाव नहीं डाला है हमने, ये हमने ऑर्गेनाइज तरीके से बहुत गहराई से कैंपेन चलाया है, ग्रासरूट लेवल पे कैंपेन चलाया है, और महीनों से हम ये कैंपेन चला रहे हैं और इस कैंपेन का असर पड़ा है, इफेक्ट आया है, और इसीलिए इन्होंने ये डिसीजन लिया है। चाहे ओबीसीज हों, दलित्स हों, आदिवासी हों, हमारे इंस्टीट्यूशंस में, संस्थाओं में इनकी कहां कहां पार्टिसिपेशन है, पावर स्ट्रक्चर जो है उधर कितनी पार्टिसिपेशन है, ये नेक्स्ट स्टेप है। और हम चाहते हैं कि इस डायरेक्शन में कास्ट सेंसस जाए। जैसे ही राहुल गांधी ने कास्ट सेंसस के फैसले को कांग्रेस की कोशिशों का असर बताया, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी को कांग्रेस का पूरा इतिहास याद दिला दिया। शिवराज सिंह ने कहा कि पूरा देश जानता है कांग्रेस हमेशा जातिगत जनगणना और आरक्षण के विरुद्ध रही है। कांग्रेस सिर्फ झूठ बोलती है, भ्रम फैलाती है, यही कांग्रेस का असली चरित्र है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेताओं में श्रेय लेने की होड़ लगी हुई है। मैं श्री राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं, वर्षों तक कांग्रेस की सरकारें रही इस देश में, इतने सालों तक जातिगत जनगणना क्यों नहीं हुई? उनके पहले प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि वो जाति के आधार पर आरक्षण के भी विरोधी है, समर्थक नहीं है। उन्होंने हमेशा जाति और जातिगत जनगणना का विरोध किया। स्वर्गीय इंदिरा जी ने क्या किया? मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई तब कांग्रेस का रुख क्या था? स्वर्गीय राजीव जी का रुख क्या था? तब जातिगत जनगणना क्यों नहीं की गई? सोनिया जी आई फिर पावर में, वे सुपर पीएम थी, क्यों श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, क्यों स्वर्गीय मनमोहन जी ने जातिगत जनगणना नहीं करवाई? झूठ बोलना और भ्रम फैलाना ये कांग्रेस के डीएनए में है। जब सत्ता में हैं तब नहीं कराएंगे,
जब विपक्ष में आएंगे तो मांग करेंगे, राहुल जी हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। आश्रय के लिए आप उछल कूद कर रहे हो। पहले जवाब देना होगा कांग्रेस ने क्यों नहीं की जातिगत जनगणना। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यह कहा कि कांग्रेस ने हमेशा समाज को तोड़ने का काम किया है, वोट के लिए जातियों की बात की है, जातिगत जनगणना की सिर्फ बातें की और आरक्षण का विरोध किया। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पक्का फैसला कर लिया है, कास्ट सेंसस होगा, संख्या के आधार पर विकास की योजनाएं बनेंगी, समाज के सभी वर्गों को उनका वाजिब हक मिलेगा। श्री राहुल गांधी जी एक बार उनकी पिताजी के भाषण को पढ़ ले। जब मंडल कमीशन को पारित किया जा रहा था, पार्लियामेंट में रिजर्वेशन को लेके, ओबीसी रिजर्वेशन के लेके चर्चा हुई थी, उनके पिताजी ने इस रिजर्वेशन को लेके क्या कहा था, जिसके बारे में आज राहुल गांधी घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, एक छद्म चेहरा दिखा रहे हैं। इनकी परंपरा में देश की सामाजिक समरसता की, सामाजिक न्याय की इनकी विपरीत विचार है। ये कभी भी समाज के वंचित वर्ग की कल्याण की कल्पना नहीं की है, जिम्मेवारी नहीं लिए है। देश में, मैं फिर कहूंगा, देश में पहली बार अनेक जनगणना हुए हैं। आपकी शासन अनेक दशक तक देश में रही कांग्रेस पार्टी की। आपको किसने मना था, किसने रोका था? आपने 2010 में देश को आश्वस्त किया था कि हम जनगणना जाति आधारित करेंगे, आपने नहीं किया। आपने बाद में एक सर्वे किया, जिनको सर्वे और सेंसस में फर्क नहीं आता है, इस प्रकार की दिवालिया बात कहते हैं। अब देखिए, ये तो कोई सीक्रेट नहीं है कि नरेंद्र मोदी ने जातिगत जनगणना का फैसला बिहार के चुनाव के मौके पर लिया है। ये एक मास्टर स्ट्रोक है। यह भी सच है कि नीतीश कुमार चाहते थे कि जाति के आधार पर जनगणना हो, और ये बीजेपी के ओरिजिनल स्टैंड में बदलाव भी है। लेकिन ये ऐलान करके मोदी ने एक बार फिर दिखा दिया कि उनकी टाइमिंग जबरदस्त होती है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव जैसे नेता पिछले 2.5 साल से जातिगत जनगणना को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे थे। यूपी में लोकसभा चुनाव के दौरान अखिलेश ने पीडीए के इशू को बड़ा बनाया। राहुल गांधी तो बार बार इसकी डिमांड करते रहे, लेकिन मोदी ने आज कास्ट सेंसस करने का ऐलान करके इन नेताओं के हाथ से ये इशू छीन लिया। 2 बातें नोट करने वाली हैं। एक तो यह कि ऐलान करते समय अश्विनी वैष्णव ने क्लियरली कहा कि कांग्रेस ने हमेशा जाति के आधार पर जनगणना का विरोध किया और इसे कभी लागू नहीं होने दिया। और दूसरी नोट करने वाली बात धर्मेंद्र प्रधान ने कही, उनका बयान और उनके शब्दों पर ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा, यह समता, समरसता, सुशासन और सामाजिक न्याय के एक नए युग का आरंभ है। इससे आपको अंदाजा लगेगा कि बीजेपी जातिगत जनगणना के इशू को किस लेवल तक ले जाना चाहती है। जातियों के आंकड़े आने में तो 3-4 साल का वक्त लगेगा, लेकिन इसका पहला असर 5 महीने के बाद बिहार में होने वाले असेंबली इलेक्शन में दिखाई देगा। महागठबंधन के हाथ से यह बड़ा मुद्दा छीनकर बीजेपी ने उन्हें परेशानी में डाल दिया है। जब 2027 में यूपी का चुनाव होगा, उस वक्त कास्ट सेंसस चल रहा होगा। उस वक्त भी जातिगत जनगणना के मुद्दे का इस्तेमाल बीजेपी आराम से करेगी। इसीलिए मैंने कहा कि मोदी जो करते हैं उसकी सोच दूर की होती है, और जब वो कुछ कहते हैं तो बात दूर तलक जाती है। इंटरेस्टिंग बात यह कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जातिगत जनगणना का फैसला करके विपक्षी नेताओं को टेंशन में डाल रहे हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन के लिए सेनाओं को खुली छूट देकर पाकिस्तान की नींद उड़ाती है। आज प्रधानमंत्री आवास में एक के बाद एक बैक टू बैक 5 मीटिंग्स हुई। मोदी ने सबसे पहले कैबिनेट की मीटिंग की, इसके बाद कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग हुई। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शामिल हुए और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल भी शामिल हुए। सीसीएस की मीटिंग में जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी का असेसमेंट किया गया। इंटरनेशनल बॉर्डर पर भारत की प्रिपरेशन और पाकिस्तान की तरफ से हो रही हलचल का जायजा लिया गया। पहलगाम के आतंकवादी हमले के बाद
पिछले एक हफ्ते में सीसीएस की दूसरी बैठक थी। इस मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की यानी सीसीईए की बैठक भी की। सीसीए की बैठक के बाद कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स यानी सीसीपीए की मीटिंग शुरू हो गई और अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री आवास में एक और बड़ी मीटिंग खत्म हुई है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजित डोवल मौजूद थे। दिल्ली में मीटिंग्स का असर पाकिस्तान में दिखाई दिया। पाकिस्तान के नेताओं और वहां की फौज को लग रहा है कि भारत पता नहीं कहां हमला करेगा, पता नहीं कहां स्ट्राइक करेगा, कब करेगा, इसलिए पाकिस्तान ने पूरी सरहद पर फौज की तैनाती कर दी है। भारत के अटैक के डर से पाकिस्तान ने पीओके से लेकर गिलगिट बाल्टिस्तान तक अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया है। पीओके से पंजाब तक भारत से लगे हुए बॉर्डर पर पाकिस्तान आर्मी ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को एक्टिव किया है ताकि भारतीय सेना और एयरफोर्स की एक्टिविटी पर नजर रखी जा सके। पंजाब के फिरोजपुर में पाकिस्तान अपने इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स की मदद से भारतीय सेना की मूवमेंट की जानकारी हासिल करने की कोशिश में है। लाहौर और सियालकोट में पाकिस्तान ने अपने रडार सिस्टम को रीइंफोर्स किया है ताकि भारत पर नजर रखी जा सके। असल में पाकिस्तान को इस बात का खौफ है कि भारत पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर हमला करके कश्मीर के उस हिस्से को वापस भी ले सकता है, इसलिए सबसे ज्यादा तैयारी पीओके में दिखाई दे रही है। पाकिस्तानी फौज ने अपनी 6th आर्मर डिवीजन और 7th इन्फेंट्री डिवीजन को पीओके के वाग, रावलाकोट और तोलीपीर इलाकों में मूव कर दिया है। इसके अलावा पाकिस्तान आर्मी ने अपने A100 मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स को भी पीओके में तैनात किया है। इनकी रेंज 100 किलोमीटर के आसपास है। वहीं जम्मू के अपोजिट चम सेक्टर में पाकिस्तानी फौज ने अपने KRL-122 मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स लगाए हैं जिनकी रेंज 40 किलोमीटर है। सियालकोट के पास पाकिस्तानी फौज ने अपने सबसे ताकतवर अल खालिद टैंक तैनात किए हैं। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान से अपनी आर्मी के 2 डिवीजन्स बुलाकर इंडियन बॉर्डर पर तैनात किए हैं। पाकिस्तान की एयरफोर्स भी पिछले कई दिन से हाई अलर्ट पर है। रावलपिंडी के पास नूर खान एयरबेस में अमेरिकन मेड F-16C फाइटर प्लेन तैनात किए गए हैं। गिलगित बाल्टिस्तान के स्कार्दू एयरबेस पर चीन से खरीदे गए 18 JF-17 फाइटर प्लेन तैनात किए गए हैं। पाकिस्तान की जंगी तैयारियां लगातार एक्सरसाइज हो रही हैं। पाकिस्तान को इस बात की काफी चिंता है कि कहीं इंडियन एयरफोर्स कराची पर एयर स्ट्राइक न कर दे। इससे बचने के लिए पाकिस्तान ने चीन से मिले एयर डिफेंस सिस्टम HO-9P को कराची में तैनात किया है। लाहौर और इस्लामाबाद में नो फ्लाई जोन को 2 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है, यानी अब 2 मई तक इन शहरों से होकर सिविलियन उड़ानें नहीं जा सकेंगी। पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों से गिलगित और बाल्टिस्तान को जाने वाली 10 फ्लाइट्स भी कैंसिल कर दी गई हैं। पाकिस्तान प्रधानमंत्री मोदी के रुख से इतना खौफ में है कि पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अताउल्लाह तारड़ ने कल रात 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि पाकिस्तान के पास इस बात की पक्की जानकारी है, इंटेलिजेंस है कि भारत अगले 24 से 36 घंटे के भीतर हमला करने वाला है। पाकिस्तान के पास मुस्तनद इंटेलिजेंस इतलात हैं कि अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाक़े से जुड़े बेबुनियाद और खुद साख्ता इल्जामात को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। सियासी मकासद के हसूल के लिए जानबूझकर अवामी जज्बात को भड़काकर इस तरह के फैसले करना बदकिस्मती और अफसोसनाक है। पाकिस्तान इस बात का वाज़े इरादा करता है कि भारत की तरफ से किसी भी किस्म की फौजी मुहिम जोई का यकीनी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। बैनुल-अक़वामी बरादरी को यह समझने की जरूरत है कि जंग से होने वाले तबाहकुन नताइज की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ भारत पर आयद होगी। पाकिस्तानी कौम अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत
का हर कीमत पर दिफा करेगी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अताउल्लाह तारड़ रात भर जागते रहे, कहते रहे कि भारत के हमले की पक्की जानकारी उनके पास है, लेकिन पाकिस्तान में किसी ने उनको सीरियसली नहीं लिया। पाकिस्तान के सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो ने कहा, भारत के साथ टेंशन एक सीरियस मसला है। ऐसे वक्त में ख्वाजा आसिफ और अताउल्लाह तारड़ जैसे मिनिस्टर पूरी दुनिया में पाकिस्तान की हंसी उड़वा रहे हैं। और इसके बाद सैफुल्लाह अबड़ो ने ऐसी बात कह दी जिससे पाकिस्तान की सेनेट में ठहाके लगे। सैफुल्लाह अबड़ो ने कहा कि भारत पाकिस्तान को डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो चाहते हैं कि आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ समेत तमाम मंत्री खुद बॉर्डर पर जाएं और मोदी को जंग के लिए ललकारें। मैं तो कहता हूं कि जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब और सारी लीडरशिप की क़यादत में हमें जाना चाहिए कश्मीर पे और खड़ा हो जाना चाहिए कश्मीर पे, फिर उनको चैलेंज कर, आओ हमारे साथ लड़ो। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमारी ये लीडरशिप, जवान है, नौजवान है, जो भी है, हम सब उनके साथ खड़े हैं। देखेंगे कि अगर कोई हमला हुआ तो पहले हम नौजवान खड़े हो जाए। हम थोड़े नौजवान तो नहीं हैं, उनसे 2-4 साल कम हैं। तो बात यह है कि हमें, अच्छा मेरी एक गुजारिश भी है खास करके इरफान सिद्दीकी साहब से, कि हमें बीइंग एज अ नेशन एक सीरियस जो है मैसेज देना चाहिए। हम न्यूक्लियर स्टेट हैं, ऐसे अगर बयान आ जाएंगे, या जैसे अता तारड़ साहब हैं, ठीक है पीटीआई का वक्त आए तो अता तारड़ को दे दो, बेशक हमें गालियां दे, लेकिन जब इंडिया से मुकाबला है मोदी से, अता तारड़ को मीडिया पे न लाओ। उससे कम से कम ये होगा कि स्टांस हमारा सीरियस हो। मेरा भाई बैठा हुआ है आजम नजीर, वो जाए, इरफान सिद्दीकी साहब जाए, चीनी बहन जाए, अता तारड़ को न भेजें, अता तारड़ को भेजें न मोनाल पे भेजें। मजे की बात है कि भारत की तरफ से न तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युद्ध लेकर कोई बात कही है, न किसी मंत्री का कोई बयान आया है, न सेना के किसी अफसर ने पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन को लेकर कोई बयान दिया है। इस खामोशी से पाकिस्तान के नेता और पाकिस्तान के फौजी अफसर बहुत परेशान हैं। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, वैसे वैसे पाकिस्तान की टेंशन बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने आज कहा कि वक्त के साथ खतरा बढ़ रहा है। वो तो दुआ कर रहे हैं कि किसी तरह जंग टल जाए। वो क्लैश किस किस्म का होगा, क्या उसकी टाइमिंग होगी, ये तो डिपेंड करता है। हमने तो अगर वायलेशन अगर होती है तो हमने तो रिस्पॉन्ड करना है, लेकिन ये है कि इस वक्त जिस तरह टाइम गुजर रहा है तो इसके खतरात जो हैं वो बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे। बहरहाल इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इस भागदौड़ में लगी हुई है कि कोई दोस्त ममालिक भी, इस खित्ते के ममालिक भी, बड़ी ताकतें भी, कि ये क्लैश की सूरत हाल जो है अवर्ट हो जाए। अब भारत में तो किसी ने ऑफिशियली कुछ नहीं कहा, लेकिन भारत क्या करेगा ये हमें पाकिस्तान के लोगों से सुनने को मिल रहा है और मेरे पास सुनवाने के लिए उन्हीं के बयान है। पाकिस्तान के एक और कैबिनेट मिनिस्टर एहसन इकबाल ने कहा, जंग से दोनों देशों को नुकसान होगा, भारत को चाहिए कि वो जंग का माहौल न बनाए। एहसन इकबाल ने कहा, भारत बड़ा मुल्क है, उसको बड़ा दिल दिखाना चाहिए। सैनिटरी की बात करने वाले तब कहाँ थे जब पहलगांव में मासूम लोगों का कत्ल किया जा रहा था। पाकिस्तान के भेजे आतंकवादी बेकसूर लोगों को मार रहे थे। पाकिस्तान में माहौल अजीब है। इमरान खान की पार्टी के नेता इस मौके का पूरा फायदा उठा रहे हैं। शहबाज शरीफ पर इमरान खान को जेल से बाहर निकालने का प्रेशर बना रहे हैं। पाकिस्तान की सेनेट में पीटीआई के नेताओं ने एक सुर में यही मांग की, कहा इस वक्त इमरान खान ही भारत से पाकिस्तान को बचा सकता है, इसलिए इमरान को जेल से बाहर लाया जाए। आज इमरान खान ने भी जेल से बयान जारी किया। सोशल मीडिया पर इमरान खान के हवाले से लिखा गया कि पहलगाम हमले में मारे गए लोगों का पाकिस्तान को भी अफसोस है। पाकिस्तान पूरे इलाके में अमन चाहता है, लेकिन भारत पाकिस्तान की शांति की तमन्ना को उसकी कमजोरी न समझे। अगर भारत ने कोई हिमाकत की तो पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस भारत को करारा जवाब देंगी। इमरान खान ने लिखा कि भारत को जंग का माहौल बनाने से बाज आना चाहिए, क्योंकि इसका अंजाम सबके लिए बुरा ही होगा। लेकिन पाकिस्तान के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा,
किसी को भारत के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। भले ही पाकिस्तान के पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, पीने का पानी नहीं है, भले ही पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन खराब है, लेकिन जब मुल्क की बात आएगी तो हर पाकिस्तानी हथियार उठा लेगा। इरफान सिद्दीकी ने कहा, भारत ऐसी भूल हरगिज ना करे, वरना ऐसा जवाब मिलेगा कि भारत बरसों याद रखेगा। जिस पाकिस्तानी फौज के दम पर पाकिस्तान के लीडर भारत को सबक सिखाने का दम भर रहे हैं, उसके खिलाफ मुल्क में ज़बरदस्त माहौल है। सिंध सूबा हो, बलूचिस्तान हो या फिर खैबर पख्तूनख्वा, हर जगह पंजाब के दबदबे वाली फौज से लोग नाराज़ हैं, नफरत करते हैं। और इसका एक एग्जाम्पल आज देखने को मिला, जब पंजाब आर्मी की एक टीम एक आरोपी को पकड़ने KPK के पुलिस थाने पहुंची तो पुलिस वालों ने आर्मी के जवानों को भगा दिया, कहा जाओ कश्मीर में जाकर लड़ो, भारत की फौज के सामने तो कुछ कर नहीं सकते, आम शहरियों को धमकाने आ जाते हो। पुलिस वालों ने पाकिस्तानी फौज के जवानों से कहा, चुपचाप यहां से निकल जाओ, जिसको बुलाना हो बुला लो। वो आर्मी के जनरल को भी जूते की नोक पर रखते हैं। दिमाग खराब है आपका। उधर कश्मीर पे जाओ ना, कश्मीर पे जाओ ना, कुछ भी नहीं कर सकते हो। कश्मीर पे जाओ ना, इधर क्या कर रहे हो? आपका जर्नल भी आ जाए फिर भी कुछ नहीं कर सकते हो। अगर वो डॉलर जर्नल भी आ जाए फिर भी वो कुछ नहीं करेगा। जर्नल भी हम आपकी बूट की नोक पे रखते। बकवास करते हो, बंदूक नीचे करो। यहाँ लड़की खड़ी है, ये लड़की मोरत पुलिस है, याद रखो। ये लड़की आपकी बहादुरी का पता है। यहाँ पर लड़की खड़ी है, लड़की नहीं खड़ी। पंजाबी इधर बदमाशी कर रहा है। आप देखेंगे कि भारत ने अभी कुछ कहा नहीं है, भारत ने अभी कुछ किया नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरानों की और फौज के जनरल्स की नींद उड़ गई है। पाकिस्तान के मंत्रियों को रात में सपने में भी मोदी दिखाई देते हैं। भारत में न तो कोई मंत्री बोला, न किसी जनरल ने बयान दिया, लेकिन भारत क्या करेगा, क्या कर सकता है, ये सारी बातें पाकिस्तान के लीडर बयान कर रहे हैं। उनके बयानबाजी से हमारा काम थोड़ा आसान हो जाता है, लेकिन पाकिस्तान को इस बात का एहसास तो है, पहलगाम में बेकसूरों का खून बहाकर उसने बड़ी गलती कर दी। पूरी दुनिया में टर्की को छोड़कर कोई मुल्क पाकिस्तान की हिमायत करने नहीं आया। पाकिस्तान जानता है जब इस बार भारत स्ट्राइक करेगा तो उसे रोकने के लिए कोई आगे नहीं आएगा, ना ही कोई पाकिस्तान को बचाने आएगा, ना कोई पाकिस्तान के आंसू पहुंचने आएगा। भारत ने पूरी दुनिया को सबूत दिखा दिए हैं। पाकिस्तान के पास बस अब एक ही रास्ता बचा है, झूठ फैलाकर अपनी फौज का, अपनी पब्लिक का मोराल हाई रख सके। और पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जबरदस्त प्रोपेगेंडा वॉर छेड़ी हुई है। पाकिस्तान ने सोशल मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में, हर जगह भारत के बारे में, हिंदुस्तान की फौज के बारे में झूठी बातें फैलाने की कसम खाई हुई है। ISI से कनेक्टेड सोशल मीडिया हैंडल्स ने दावा किया कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने भारतीय वायुसेना के एक रफाल फाइटर प्लेन को मार गिराया है। और इसके बाद पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर एक और खबर चलाई गई। दावा किया गया कि भारत की एयरफोर्स ने रात में गड़बड़ करने की कोशिश की थी। रफाल फाइटर जेट पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन पाकिस्तान की एयरफोर्स ने LOC पर उड़ान भर रहे भारत के रफाल फाइटर जेट्स को ट्रैक किया और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तान के पंजाब सूबे की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने भी कैमरे पर आकर यही झूठ फैलाया। पंजाब की सूचना मंत्री उज़मा बुखारी ने कहा कि भारत ने एडवेंचर करने की कोशिश की थी और पाकिस्तान ने करारा जवाब दे दिया। एक तरफ तो लाहौर को, पंजाब को जो है वो चीफ मिनिस्टर साहिबा सेफ एंड सिक्योर कर रही हैं, दूसरी तरफ जो हमारा दुश्मन है, जो ताक लगा के बैठा है, जिसने कल रात को भी एक एडवेंचर करने की कोशिश की, अपने त्यारे थोड़ी देर के लिए उड़ाए और जब इधर से शाहीन निकले तो फिर अपने त्यारे नीचे खुद ही बिठा लिए, क्योंकि पता था कि ये बचेंगे नहीं। सो ये जो मार्का आराई करने का शौक इस वक्त इंडिया को और मोदी को सताया है, ये शौक तो हो सकता है, लेकिन इसको अल्हम्दुलिल्लाह इस शौक को जो है वो बड़े अच्छे तरीके से आखिरी रसूमात तक पहुंचाने का पूरा इंतजाम पाकिस्तान की रियासत और फौज के पास मौजूद है।
पाकिस्तान की ये दोनों दावे फर्जी निकले, सफेद झूठ साबित हुए। फैक्ट चेक में ये बात बिल्कुल साबित हो गई। सरकार ने बताया यह पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है, न तो भारत का कोई रफाल फाइटर जेट गिरा है और न ही एलओसी पर उड़ान भर रहे रफाल जेट्स को किसी ने ट्रैक किया है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के फैक्ट चेक ने बताया कि सोशल मीडिया पर जिस तस्वीर को रफाल जेट बताकर गिराने का दावा किया जा रहा है वो असल में सुखोई फाइटर प्लेन है जो पिछले साल जून में महाराष्ट्र में क्रैश हो गया था। इसी तरह पाकिस्तान ने आज ये भी झूठ फैलाने की कोशिश की कि पहलगाम हमले के बाद भारत ने आर्मी के नॉर्दर्न कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सुचिंद्र कुमार को उनकी कमान से हटा दिया है क्योंकि वो पहलगाम हमला रोक पाने में नाकाम रहे थे। ये दावा भी 100% झूठ है। सरकार ने कहा कि एक्शन के डर से घबराया पाकिस्तान इस तरह की अफवाहें फैला रहा है, लेकिन भारत के लोग आईएसआई के प्रोपेगेंडा में फंसने वाले नहीं हैं। आईएसआई ने आज ये झूठ भी फैलाने की कोशिश की कि भारत ने पाकिस्तान पर हमले का जो प्लान बनाया है उसकी डिटेल लीक हो गई है। हिंदुस्तानी फौज का पूरा प्लान पाकिस्तान की फौज को मिल गया है। पाकिस्तानी आर्मी को यह पता लग गया है कि भारत लाइन ऑफ कंट्रोल पर छोटी मोटी झड़प से आगे बढ़ना नहीं चाहता। इंडियन आर्मी पाकिस्तान के साथ फुल स्केल वॉर के लिए तैयार नहीं है, इसलिए इंडियन आर्मी में भगदड़ मच गई है। फैक्ट चेक में पाकिस्तान का यह दावा भी सफेद झूठ निकला। पाकिस्तान के लोग न इस तरह के दावों पर यकीन कर रहे हैं बल्कि हंस रहे हैं कि भारत की फौज में भगदड़ मच गई है। आज के जमाने में वॉरफेयर में प्रोपेगेंडा का काफी महत्व होता है। जंग के मैदान में तोप चले इससे पहले मीडिया वॉर शुरू हो जाती है, लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह का प्रोपेगेंडा किया है उसका कोई असर नहीं हुआ। पाकिस्तान की पहली कोशिश थी कि भारत में हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ प्रोवोक किया जाए, मुसलमानों को हिंदू से लड़ाया जाए, लेकिन इस बार हिंदू और मुसलमान सब ने एक होकर पाकिस्तान की इस नापाक हरकत की मजम्मत की है। हिंदुओं ने इसे मुसलमानों का इशू नहीं बनाया, मुसलमानों ने पाकिस्तान को आईना दिखाया और ये भारत की बड़ी ताकत है। पहली बार विरोधी दल भी सरकार के साथ नजर आए। पाकिस्तान ने कांग्रेस के कुछ नेताओं के बयानों को खूब उछाला। सिद्धारमैया, मणिशंकर अय्यर, रॉबर्ट वाड्रा के बयानों को प्रोपेगेट किया, लेकिन कल कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से जो पोस्टर निकाला गया था उसको पाकिस्तान के लीडर्स ने सोशल मीडिया पर खूब फैलाया। पर कांग्रेस की टॉप लीडरशिप समझ गई कि इस समय पब्लिक सेंटिमेंट क्या है। कांग्रेस ने अपने लीडर्स को अच्छी खासी डांट लगाई है और उनसे पार्टी की ऑफिशियल लाइन के खिलाफ न जाने के लिए कहा है। अब पाकिस्तान के पास कोई मसाला नहीं बचेगा। कुल मिलाकर पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा मशीन हर फ्रंट पर फेल हो गई। पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा फेल होने की एक वजह यह भी है कि पहलगाम के आतंकी हमले में जिन मासूम टूरिस्ट को धर्म पूछकर मारा गया, अब उनके परिवार वाले उस दिन की खौफनाक दास्तान बयान कर रहे हैं और पूरी दुनिया उनकी बात सुन रही है। पहलगाम के हमले में आतंकवादियों ने महाराष्ट्र के 6 टूरिस्ट की जान ले ली थी। आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ऐलान किया कि सरकार ने पहलगाम हमले के शिकार हुए परिवारों को 50-50 लाख रुपए मदद की ऐलान किया है और घर के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। फडणवीस ने पहलगाम हमले का शिकार हुए पुणे के कौस्तुभ गणवत्ते और संतोष जगदाले के परिवारों से मुलाकात की। हमले के वक्त संतोष जगदाले अपनी वाइफ और बेटी के साथ वैसरन वैली में थे। आज कौस्तुभ गणवत्ते की वाइफ संगीता ने बताया कि वो तो परिवार के साथ घूमने गई थी, लेकिन अपने पति की लाश के साथ वापस लौटी। संगीता की बात सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो ऐसा लंबे से आवाज सुनाई दिया कि गोली उड़ गई है। तो फिर हमने पूछा कि ये कैसा आवाज है, तो बोला कि शेर रहेगा तो वो अंदर आता है, तो वो इधर तक ना आए इसलिए हम गोलीबार करते। तो फिर ठीक है बोला, उसने फट से पैसा लिया और फिर
वो भाग गया, लेकिन हमें ध्यान में नहीं आया कि हम भी उसके पीछे पीछे जा सकते। अभी एक वीडियो में हमने देखा कि हम जो टेंट के पीछे छुपे थे, वो टेंट और वो रास्ता थोड़ा नजदीक ही था, मतलब वो जो अगर भाग सकता है तो हम भी भाग ही सकते थे, लेकिन क्या हुआ मालूम नहीं। वो बोले कि चलो सो जाओ यहाँ नीचे गिर जाओ। मेरे हस्बैंड बोले हम नीचे गिर जाएंगे तो वो अपने तक नहीं आएगा। मनु डर रही थी। मनु बोले तो वो आशावरी कि मुझे मरने का नहीं है, मुझे जीने का है, पापा मुझे जीने का है, वो मुझे मार डाले। मैं थोड़ा सा पीछे हो गई तो वो आतंकवादी मेरे सामने खड़ा था। कितने लोग थे? वो मुझे तो मेरे सामने तो एक ही था। उसने फिर जगदाड़ी को आवाज दिया, ए चौधरी, मतलब उसका नाम भी नहीं मालूम था, लेकिन उसका चेहरा चौधरी जैसा लगा रहेगा उसको, तो उसने बोला कि इधर आ जा। तो जगदाड़ी उठ के मेरे बाजू में ही बैठे घुटने पे कि बोल रहे थे हमें माफ कर दो, हमने कुछ नहीं किया है, आप जो बोलेंगे वो हम करेंगे। तो वो पूछ रहा था आपको कुरान पढ़ने को आता है क्या? वो बोले कि हाँ मुझे सब आता है, मैं बोलता हूँ, आप हमें कुछ भी मत करो। वो उनके साथ बात कर रहा था, तभी मनु बोली कि आंटी टिकली बिकली सब निकाल दो। उसकी मम्मी को भी बोला टिकली निकाल दो फाट से। तो हमने निकाल दिया और जोर जोर से अल्लाह अकबर बोलने लगे। तो उन्होंने जगदाड़ी को गोली मार दिया। और फिर मैं देखते रह गई ये क्या हो रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो तो गया, लेकिन मेरे हस्बैंड का सांस थोड़ा चालू था, तो मैं उनको सीधा करने गई तो मैं नहीं कर पाई उनको सीधा। उनका एक आँख तो बाहर आ चुका था और देखा नीचे क्या गिल्ला लग रहा है। मैं सोची कि हम चिखल में तो नहीं बैठे। देख रही तो उनका खून सब फैल गया था, मेरा पैंट पूरा खून से भर गया था। अरे बोला ये तो कुछ तो अलग हो गया, उनका सांस भी बंद हो गया। आप सोचिए, संगीता की बात सुनकर किसका खून नहीं खौलेगा? कौन नरेंद्र मोदी से यह नहीं कहेगा कि इसका बदला लेना है? कानपुर के रहने वाले शुभम द्विवेदी भी उन 26 लोगों में थे जिनका धर्म पूछकर आतंकियों ने गोली मार दी थी। आज बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और राहुल गांधी शुभम के परिवार से मिलने पहुंचे। शुभम के वाइफ आशन्या ने उस मनहूस दिन की पूरी दास्तान आरिफ मोहम्मद खान को सुनाई। आशन्या की आंखों के आंसू सूख चुके हैं। आज उन्होंने कहा वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि आतंकवादियों को उसी तरह शूट किया जाए जैसे उन राक्षसों ने बेकसूर लोगों को मारा। ने कहा कि देखिए जल्दी से जल्दी कार्रवाई बंद करिए। उसके हाथ में गन थी, लेकिन क्योंकि वहाँ इतने सारे गेम्स चल रहे थे तो हमें लगा कि कोई शूटिंग गेम है, क्योंकि हम उस माइंडसेट से ही नहीं थे कि यहाँ पे आतंकी हमला हो जाएगा। कोई प्रैंक है, कोई शूटिंग गेम है, कोई हमें अप्रोच करने आया है कि यहाँ पे हम ऐसा गेम चल रहा है, आप लोग खेल लीजिए। हमारा माइंड दोनों का यही किया। उसने आते ही पूछा हिंदू है या मुसलमान। हम दोनों ने बहुत नॉर्मली, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं क्या है, तो हमने पूछा क्या हुआ भैया। तो उसने वापस से सेम क्वेश्चन पूछा हिंदू है मुसलमान, एंड ही लुक्ड इनटू हर आईज एंड सेड कि कलमा पढ़। अब हमें आता ही नहीं, हम दोनों ने ही रिप्लाई किया साथ में हिंदू हैं। ये सेंटेंस फिनिश होते ही दे शॉट हिम डेड, शॉट हिम राइट हियर। और इट वाज फर्स्ट शॉट, तो उनका पूरा सोच समझ के पूरा निशाना उन्होंने शुभम को टारगेट किया। और इसके बाद दे चेक्ड ऑन हिम आफ्टर, आपने जिस तरीके का शॉट मारा है, हेड शॉट, उसके बाद कैसे आपके अंदर है कि वो बंदा बचा होगा जो आप उस पर चेक कर रहे हो। दे चेक्ड ऑन हिम, देन दे हिट मी बुलेट, वो गन से उन्होंने मुझे हिलाया, एंड देन दे वेंट। मैंने उसके बाद सिर्फ शुभम को देखा, एंड आई कुड जस्ट हियर पीपल स्क्रीमिंग, रनिंग, शाउटिंग एंड गन शॉट्स परमानेंटली। एक जगह के लोगों को टारगेट नहीं किया उन्होंने, हर देश के अलग अलग कोने से आए हुए लोगों को टारगेट किया है। वो बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है, पता नहीं कहाँ से लोग आए होंगे, बाहर से भी कुछ लोग आए थे मैंने सुना है। तो उनको टारगेट करके उन्होंने तो यही दिखाया है कि हम आपके देश में घुस गए हैं, आपके देश के हर स्टेट के लोगों को मार रहे हैं। उनका माइंडसेट ये था। और हाँ,
बहुत बड़ा सच है कि हिंदू मुसलमान बोल के मारा है। ये बहुत बड़ी चीज हुई है। निहत्ते हिंदुस्तानियों को हिंदू राष्ट्र में हिंदू होने की वजह से मारा है, छोटी बात नहीं है। सब बदला तो ऐसे ही लेना चाहिए जैसा उन्होंने हमारे साथ किया, सेकंड्स में हमारे घर खत्म कर दिए। ऐसे ही बदला लीजिए। मेरे पति को एक सांस लेने का भी मौका नहीं मिला, यही होना चाहिए उनके साथ। उन्हें मारो, खत्म करो, हेड शॉट, किल देम राइट देयर। आशन्या की बात सही है। प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया है कि इन दरिंदों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। पूरे देश को उस मौके का इंतजार है। आज आरिफ मोहम्मद खान ने परिवार वालों से मुलाकात के बाद कहा, शुभम को तो वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन इस घटना के बाद देश का जो मूड है उसके मुताबिक ही एक्शन होगा। इस बार आतंकवादियों और उनके आकाओं पर निर्णायक हमला होगा। मैंने उनसे ये कहा कि हम, ये तो ऐसा दुख है, इसे शब्दों में भी व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो मैंने उनसे कहा, भाई हम आपका दुख नहीं तो कम हो नहीं सकता, हम आपके दुख में शरीक हैं, और मैं ही शरीक नहीं हूँ, पूरा देश शरीक है इस दुख में। लेकिन ये जो शहादत है, इसने पूरे देश में एक नई चेतना पैदा करी, और मुझे विश्वास है कि इस शहादत के नतीजे में वो अब कार्रवाई होगी कि आतंकवाद का सफाया होगा और फिर कोई हिम्मत नहीं कर पाएगा। इन परिवारों के दुख में वाकई में पूरा देश उनके साथ है, और पूरी दुनिया के लोग देख रहे हैं किस निर्ममता से आतंकवादियों ने इन महिलाओं के पतियों को उनके सामने बेरहमी से मारा। उनकी दास्तान सुनकर दुनिया का हर इंसान यही कहेगा, इस तरह की हरकत करने वाले दरिंदों को, उन्हें पनाह देने वालों को मटिया मेट करना जरूरी है। पहलगाम हमले के बाद पूरा देश एक है, प्रधानमंत्री मोदी के साथ है, दुनिया के बड़े बड़े नेता भारत के साथ खड़े हैं। इसलिए पाकिस्तान को समझ आ जाना चाहिए कि इस बार बचना मुश्किल है, और पाकिस्तान की ये बेचैनी दिखाई दे रही है। आज प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यह क्लियर कर दिया कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील बहुत जल्द कंप्लीट हो सकती है। ट्रंप ने कहा कि भारत के साथ ट्रेड डील पर अच्छी बात हो रही है और दोनों देश समझौते के करीब हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने 2 अप्रैल को भारत समेत लगभग 100 देशों के एक्सपोर्ट पर टैरिफ यानी ट्रेड टैक्स लगाया था। इसके बाद तमाम मुल्कों ने अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर बातचीत शुरू की है, लेकिन भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर बातचीत फरवरी में उस वक्त शुरू हो गई थी जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के दौरे पर गए थे। प्रेसिडेंट ट्रंप ने आज कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के साथ डील करना चाहते हैं और दोनों देश जल्दी ही समझौते का ऐलान करेंगे। भारत के साथ अच्छी बातचीत चल रही है। मुझे लगता है कि भारत के साथ हमारी डील बहुत जल्दी हो जाएगी। आपको तो पता ही है कि भारत के प्रधानमंत्री यहाँ आए थे और वो हमारे साथ डील करना चाहते थे। हम देखेंगे कि आगे क्या हो सकता है। शुक्रिया, शुक्रिया। इसी महीने जब अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस भारत आए थे, तब उन्होंने ट्रेड डील को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के साथ लंबी बातचीत की थी। वैंस ने भी कहा था ट्रेड डील पर बात काफ़ी अच्छी चल रही है, काफ़ी आगे बढ़ चुकी है, और इसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने ट्रेड डील की प्रोग्रेस पर संतोष जाहिर किया। आज अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने भी कहा कि भारत और अमेरिका ट्रेड डील क्लोज करने के काफ़ी करीब पहुंच गए हैं और बहुत जल्दी गुड न्यूज़ मिलेगी। I think that we are very close on India. मुझे लगता है कि हम भारत के साथ समझौते के बेहद करीब हैं और आपको तो पता ही है कि भारत बहुत बारीकियों के साथ काम करता है। दूसरे देशों के मुकाबले भारत के साथ बातचीत करना ज्यादा आसान होता है। ऐसे में भारत जैसे देश के साथ बात अच्छी रहती है क्योंकि उन्होंने टैरिफ में भी कटौती की है और आगे भी ऐसा करने के साथ हैं, तो उनके साथ मोल भाव आसान है। मुझे लगता है कि भारत के साथ बातचीत अच्छी चल रही है। आज अमेरिका से मेरे एक दोस्त ने सुबह सुबह मुझे मैसेज भेजा था। उसने लिखा, प्लीज पास थैंक यू मैसेज टू योर प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम हिंदू अमेरिकन्स। मेरे दोस्त व्हाइट हाउस के करीबी हैं। उन्होंने बताया कि ट्रंप के साथ टैरिफ डील करने वाला भारत पहला मुल्क होगा
और ये नरेंद्र मोदी के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। आज की अच्छी खबर आपको बता दूं, पश्चिम बंगाल के फेमस टूरिस्ट स्पॉट दीघा में भव्य जगन्नाथ मंदिर बनकर तैयार हो गया है। आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जगन्नाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की। 22 एकड़ में बना यह मंदिर हूबहू पुरी के जगन्नाथ मंदिर के तरह है। इस भव्य मंदिर का निर्माण ममता बनर्जी ने सरकारी खजाने से करवाया है। 2019 में उन्होंने इस मंदिर की प्लानिंग की थी और मंदिर के लिए 143 करोड़ रुपए का बजट रखा था, लेकिन कोरोना की वजह से मंदिर के निर्माण का काम 2022 में शुरू हो पाया और मंदिर बनाने में 250 करोड़ रुपए का खर्च आया। हालांकि सरकारी पैसे से मंदिर बनाने पर सवाल उठे, लेकिन ममता बनर्जी ने कहा, देश में भक्ति आंदोलन की शुरुआत बंगाल से हुई, इसलिए यहां पर भगवान जगन्नाथ का मंदिर बनना जरूरी था। ममता ने उम्मीद जताई कि पूर्व मेदिनीपुर में समुद्र के किनारे बना यह मंदिर देश विदेश से टूरिस्ट को आकर्षित करेगा। ममता बनर्जी दीघा के जगन्नाथ धाम को एक बड़ा तीर्थ बनाना चाहती हैं। आज देश भर के सभी बड़े अखबारों में 3-3 पेज का बड़ा विज्ञापन छपा, जिसमें कहा गया था कि अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर होगी जगन्नाथ देव की प्राण प्रतिष्ठा। प्राण प्रतिष्ठा को ऑनलाइन दिखाने का प्रबंध किया गया था और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि इस मंदिर में वर्चुअल मीडियम से रोजाना पूजा की जा सकती है, ऑनलाइन चढ़ावा चढ़ाया जा सकता है। इस पवित्र प्रयास के लिए ममता बनर्जी प्रशंसा की पात्र हैं। बंगाल में अगले साल चुनाव भी होने हैं। दीघा के इस जगन्नाथ मंदिर का इस्तेमाल ममता बनर्जी चुनाव में जरूर करेंगी, उन्होंने इसके संकेत दे दिए हैं। पश्चिम बंगाल की सरकार के जनसंपर्क विभाग को आदेश दिया है कि दीघा के जगन्नाथ मंदिर का प्रसाद पश्चिम बंगाल में हर हिंदू के घर तक पहुंचाया जाए।